सर्विलांस टीम साइबर क्राइम स्पेशल पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई से आम जनमानस के 157 खोए हुए मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए गए। जनपद कानपुर देहात में नागरिकों की गुमशुदा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस टीम, थाना साइबर क्राइम व स्पेशल टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों, विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुमशुदगी खोए हुए से संबंधित प्रार्थना पत्र जिन्हें सर्विलांस पर लगाकर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। सर्विलांस टीम, थाना साइबर क्राइम व स्पेशल टीम द्वारा अथक परिश्रम एवं मेहनत के फलस्वरूप पीड़ितों के गुमशुदा खोए हुए कुल 157 अदद मोबाइल, अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बरामद किए गए। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात द्वारा बरामद किए गए मोबाइल उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। अपने अपने मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उक्त सराहनीय कार्य के लिए आम जनमानस द्वारा जनपद कानपुर देहात पुलिस के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। बरामद करने वाले सर्विलांस टीम, थाना में साइबर क्राइम व स्पेशल टीम की पुलिस टीम के अब्दुल कलाम, थाना साइबर क्राइम भारत सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम, उप निदेशक श्री जयप्रकाश शर्मा आदि शामिल रहे। सर, आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, कितने मोबाइल बरामद क्या था? देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कानपुर देहात के सर्वेलेंस टीम और साइबर थाना और हमारे स्पेशल टीम ने बहुत ही एक अच्छा सफलता प्राप्त की है। करीब 157 यानी 157 मोबाइल जो है हमने जो उनके जो स्वामी लोग हैं, जो ओनर्स हैं, उनको बुलाकर आज वितरण किया है, जिनकी कीमत करीब 28 लाख रुपए है। हम इस अच्छे काम के लिए सारे स्पेशल टीम, सर्वेलेंस टीम और साइबर थाना को बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। प्रशस्ति पत्र के साथ साथ उनके उचित माध्यम से मतलब नगद पुरस्कार भी देंगे। ये लगातार तीसरा गुड वर्क है और आपका सर्विस का भी एक गुड न्यूज आज है, तो कुछ वो भी शेयर कर दें। देखिए, गुड वर्क तो मतलब काम तो है ही, करना है हमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब लगातार गुड वर्क होते रहते हैं। और जैसे आपने कहा, आज हमारे इस ज़िले में आने के बाद 2 साल पूरी हो रही है आज से, तो अच्छा लग रहा है। बाकी जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और उनके सकुशल मार्गदर्शन, बाकी हमारे सीनियर्स डीजीपी सर, एडीजी जोन और आईजी रेंज सर के सकुशल मार्गदर्शन में जो भी उनके निर्देश थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये 2 साल अच्छी तरह किया है। बाकी आप और भी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे और भी अच्छा काम करते हुए आप लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन और आपके प्यार से और भी अच्छा काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री राजेश भारती के पर्यवेक्षण में जनपद में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त गण की गिरफ्तारी एवं वाहनों की बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री आंचल चौहान के नेतृत्व में थाना कासगंज एवं सर्विलांस एसओजी की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में दिनांक 15/1/2025 को रात्रि को चेकिंग के दौरान एटा कासगंज रोड पर बंद पड़े ईंट भट्टा के पास जंगल से 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से अवैध 2 तमंचा व 6 जिंदा कारतूस, 12 बोर एवं अभियुक्तगण की निशानदेही पर 12 चोरी की गई मोटरसाइकिलें, एक ई रिक्शा, एक सोलर प्लेट जो जंगल में थी छुपाकर रखी गई थी, बरामद हुई है। क्षेत्र में एक अंतर जनपदीय वाहन चोरी गैंग पकड़ा गया है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, रामनिवास, कुलदीप, प्रवीण और बबलू, जिसमें से कि रामनिवास चोरी की बाइकें खरीदता था। बाकी 3 चोर हैं, इनके पास से 12 चोरी की बाइकें, एक चोरी की सोलर प्लेट, एक चोरी किया हुआ ई रिक्शा और अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये लोग विभिन्न जनपदों में ये घटनाएं कारित करते थे। इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है। ये इस गैंग को पकड़ने के लिए इस टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। और भी कितने बात करें? इसमें आगे और भी जांच पड़ताल चल रही है कि इनका गैंग कितना बड़ा है और कितने लोग इससे लिंक्ड हैं। कुछ बाइकें अभी भी लिंक करना शेष है। और भी इसमें आगे काम किया जा रहा है। सोलर प्लेट की कई घटनाओं पे भी इस टीम के द्वारा और काम किया जा रहा है। मैडम, ये बाइक कितने में बेचा करते थे चोरी? ऐसा आइडिया हो पाया तो? अलग अलग बाइक का ये लोग अलग अलग रेट लगाकर बेचते थे। कुछ बाइकें ये लोग गिरवी करके भी पैसा लेते थे। शासन के मंशानुरूप श्रीअन्न के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय श्रीअन्न फूड फेस्टिवल का आज भव्य शुभारंभ हुआ।
मिलेट्स फूड फेस्टिवल का शुभारंभ छिंदवाड़ा सांसद श्री विवेक बंटी साहू द्वारा स्थानीय कलाकारों की गेड़ी नृत्य प्रस्तुति के बीच फीता काटकर किया गया। शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, श्री शेषराव यादव, महापौर विक्रम अहिके, टीकाराम चंद्रवंशी और मीर सिंह चौधरी, संजय पटेल, संतोष पटेल, राजू नरोटे, अरविंद राजपूत, रोहित पोफली, वश्री जागेंद्र, अल्लख सहित अन्य जनप्रतिनिधि, उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह, उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी शर्मा, कृषि वैज्ञानिक श्रीवास्तव सहित अन्य कॉलेज के विद्यार्थी, जिले के मिलेट उत्पादक, एफपीओ, एनजीओ, एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह और बड़ी संख्या में जिले के कृषक और आम नागरिक मौजूद थे। मिलेट फूड फेस्टिवल जो आयोजन किए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा के अनुरूप, उसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो। क्योंकि जब ये मिलेट फूड फेस्टिवल आयोजित होता है तो बहुत लोग यहाँ विजिट करते हैं, खाना खाने आते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट किस मिलेट से बना हुआ है, किस श्री अन्न से क्या चीज़ बनी हुई है, उसके टेस्ट क्या है, उसका उपयोगिता हमारे लाइफ में क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ती है, इसके उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए भी लोग आगे आते हैं। जब ज़्यादा उपयोग होता है तो किसान भाई जो इसका उत्पादन करते हैं उनके कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं तो किसान भी इनकरेज होते हैं। तो इस तरह के आयोजनों के से निश्चित तौर पर जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार होता है, किसानों को भी फ़ायदा होता है, जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। मेरा आपके माध्यम से छिंदवाड़ा और उसके आसपास के सभी निवासियों से अनुरोध है कि अपने जीवन में श्री अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। थैंक यू। एक पहल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली, तब से लेकर के आप आज देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान जो कहीं ना कहीं खो गई थी, उसको फिर से जीवित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी में एक मिलेट्स जो श्री अन्न है, पहले श्री अन्न को यह कहा जाता था कि यह गरीबों का भोजन है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और आज यह सबके स्वास्थ्य को लेकर के आवश्यकता है। आज भारत हमारा देखा जाए तो दुनिया में शुगर की राजधानी अगर कही है तो भारत है। हर तीसरा पेशेंट शुगर का मरीज निकल रहा है। अगर शुगर की बीमारी, बीपी और अन्य जो दूसरी बीमारी अगर उसको समाप्त करना है तो यह श्री अन्न हम सभी को अपनाना पड़ेगा, दैनिक दिनचर्या में लाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी की पहल से आप देखिए बहुत कम समय में पिछले साल उन्होंने मिलेट्स वर्ष घोषित किया था और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उत्पादन डबल हो गया। इसका मतलब अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग श्री अन्न को अपनाएं और इसको दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में इसको साथ में लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखें। झांसी सीमा पर माफियाओं ने मोती कटरा नदी की जलधारा रोक करके कई करोड़ रुपए की मोरंग खोद डाली और तो और प्रतिबंधित मशीनों से एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर दिन रात बड़ी बड़ी मशीनों के खनन किया जा रहा। नदी में मानक के अनुरूप गहरे गड्ढे पर बालू निकाली जा रही है, जिससे कभी भी जनहानि हो की खतरा बनी रहती है। लगातार बिना रॉयल्टी के ओवरलोड द्वारा ट्रकों द्वारा अवैध खनन की शिकायतें कर आ रही हैं, जबकि ये पट्टा जिला झांसी की तहसील गरोठा के अंतर्गत है। इसके बावजूद बालू माफिया यहाँ पर 2 कांटे बनाए हुए हैं, जिससे एक कांटा हमीरपुर सीमा से बनाए हुए हैं। क्षेत्र में अवैध खनन का खुला खेल वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई न होने से बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है। अब इन्हें खनिज विभाग में मेहरबानी समझिए या सत्ता अधिकारी का खेल। अब देखने वाली बात है कि जिले पर बैठे उच्च अधिकारी इन बालू माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में युवक ने युवती को मारी गोली। टीकमगढ़ के रेस्टोरेंट में लड़की को गोली मार दी, जहां पर लड़की के सीने में गोली लगी है। लड़की का फिलहाल आनंद फानन में टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मौके पर टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई पहुंचे थे। टीकमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते की युवती को गोली मार दी गई है और कोतवाली थाना क्षेत्र सिविल लाइन रोड का ये पूरा मामला है, जहां पे 315 का अवैध देशी कट्टे से मारी गोली, युवती के सीने में जाग गोली लगी है। टीकमगढ़ थाना कोतवाली पुलिस ने लिया हिरासत में। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में लड़की गंभीर हालत देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पर एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी मिली है कि चौपाटी गई हुई थी लड़की, तभी दिन दहाड़े युवक ने युवती को गोली मारी। 315 वैध देशी कट्टा से इस घटना को अंजाम दिया है। मौजूद लोगों की मदद से आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। युवक ने युवती में गोली मारी, क्या मामला है, क्या कारण रहा?
आज लगभग 2:30 बजे की बात होगी। घोड़ा चौपाटी मार्केट पर अमीषा जैन नाम की लड़की को कपिल तिवारी नाम के लड़के ने गोली मारी है। जो लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा है कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनमें आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी। आज इसी बात को लेकर दोनों उस चौराहे पे मिले और शादी की बात पर से शायद कपिल तिवारी ने अमीषा जैन को गोली मारी है और इसके बारे में अभी विस्तृत अनुसंधान और जांच जारी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री ने मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मिशन मौसम की शुरुआत की। इसका मकसद देश को मौसम के प्रति तैयार, जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में सुबह करीब 10:30 बजे ये समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। क्योंकि आज गुजरात के लोग सब छत पर ही होते हैं और पूरा दिन पतंग का मजा लेते हैं। मैं भी कभी जब वहाँ रहता था तो बड़ा शौक था मेरा, खैर आज आपके बीच में हूँ। साथियों, आज सूर्य धनु से मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में IMD के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे, आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे
मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। India is a land of diverse weather and climate, where each region reflects its unique geographical features. From the snow-clad Himalayas to the arid Thar Desert, the tropical southern coasts to the cyclone-prone east. This diversity poses both a natural splendor and complexity in understanding and predicting weather. And today's modern world faces a growing challenge: climate change, disrupting ecosystems, economies, and lives. Under Prime Minister Shri Narendra Modi's visionary leadership, India has tackled this global crisis with the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Over the past decade, India has led global transformative efforts, from advancing renewable energy to founding the International Solar Alliance (ISA) and launching Mission Life. In continuation of this vision, on September 11th, 2024, the Central Cabinet has approved Mission Mausam, a 2,000 crore rupees initiative to make India weather ready and climate smart. Mission Mausam uses cutting-edge tech, observing systems such as Doppler radars, vertical profilers, fusion of physics-based numerical models and data-driven AI models, and supercomputers to revolutionize forecasting at various locations and time periods, from nowcast, that is short-term real-time predictions, to seasonal predictions. This mission transforms lives, empowering farmers, enhancing disaster preparedness, and enabling smarter water management, power sectors, livestock protection, and infrastructure planning. Special focus is on vulnerable regions like the Himalayan region, with tailored systems to tackle cloudbursts, floods, and landslides, safeguarding lives and infrastructure. With a deep-rooted wisdom that has weathered centuries, India now steps forward with global partnerships, cutting-edge innovations, and modern science technologies. Through initiatives like Mission Mausam, India is not only leading the way in weather and climate sciences, but also shaping a resilient, sustainable future. सीएम नीतीश पहुंचे विधायक चेतन आनंद के घर। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम ने लवली आनंद और आनंद मोहन से की मुलाकात। दरअसल चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं। सीएम नीतीश ने आज उनके आवास पहुंचकर उन्हें मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही नए घर के प्रवेश के लिए अलग से उन्हें बधाई दी। दरअसल इन दिनों मकर संक्रांति के मौके पर राजनेताओं की चूड़ा दही की दावत को होड़ लगी है। हर नेता, चाहे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी या फिर चिराग पासवान या फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, सभी ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर चूड़ा दही की पार्टी कर रहे हैं। दानेखली विधानसभा अंतर्गत बबनान हाई स्कूल मैदान में बबनान मोहम्मडन स्पोर्टिंग्स में आज यानी मंगलवार को चिकॉन कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। क्लब के प्रबंधक के तहत यहां सबसे पहले उपस्थित लोगों को बैच पहनाकर फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया गया। आतिशबाजी के बाद विधायक अशीमा पात्रा ने उद्घाटन किया, जिसके बाद मैदान के चारों ओर बैंड बाजा बजाया गया और सभी खिलाड़ियों को गुलाब देकर के स्वागत किया गया। आज इस खेल में दोनेखाली विधायक अशीमा पात्रा, सचिव खुर्शीद आलम, अध्यक्ष शौरभ मोल्ला, पूर्व अध्यक्ष रहमत मोल्ला, सदस्य नसरुल हक समेत अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। आगामी 26 জানুয়ারি পাবনার উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আপনারা দেখবেন এমএলএ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনায় ধনিয়াখালী ইউথ ক্রিকেট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আমরা এই টুর্নামেন্ট চালাচ্ছি। খুব বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ফাইনাল খেলা শুরু হবে। এই খেলা যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আজকে আমাদের অসীমা পাত্র বিধায়ক, আমাদের ধনেখালী বিধানসভার বিধায়ক, তিনি উপস্থিত আছেন। আমাদের মধ্যে একটু পরেই উপস্থিত হবেন আমাদের কামারহাটি বিধায়ক মদন মিত্র স্যার। আমাদের উইনার্স মানি যিনি প্রদান করেছেন ইমরান মল্লিক, তিনি উপস্থিত আছেন। মর্সেলিন্দা উপস্থিত আছেন, যেটা এম মাঠের কর্ণধার। ইলিয়াস পাশা আছেন, প্রধান আছেন আমাদের ওয়াসিম রেজা সাহেব, আরও বিশিষ্টরা আছেন।
এই খেলা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। বাবনানের শুধু বাবনা নয়, বাবনার আশেপাশে সমস্ত মানুষের সহযোগিতায় এই খেলা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এই 33 বছর ধরে এই খেলা চলছে। সবথেকে পুরনো খেলা বাবনান শুধু নয়, হুগলি জেলার বাইরেও বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওয়াসিম রেজাকে মাঠে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ওয়াসিম রেজা। আমার নাম শেখ খুরশিদ আলম। হালিম মौला। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर से बड़ी खबर। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आरोपियों की लगी गोली, एक हुआ गिरफ्तार। चोरी लूट डकैती के मामले में वांछित थे तीनों अपराधी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। तीनों अपराधियों ने पुलिस पर किया फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाश शमीम उर्फ सलीम के 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा बदमाश वकील के 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राकेश उर्फ मोहम्मद सफीक उर्फ भांडौल के 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामला फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र का है। जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वंचित व्यक्तियों और पुरस्कृत अपराधियों की गिरफ्तारी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इंटेलिजेंस टीम व थाना बकेवर पुलिस देवमई नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय स्प्लेंडर बाइक से 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तेजी से बाइक मोड़ कर वापस लौटने लगे। शाहजहांपुर गाँव की तरफ जाने वाली नहर पटरी पर फिसल के गिर पड़े। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिसमें इस अभियुक्त का नाम वकील पुत्र मुनीम निवासी महलिया थाना सांड जनपद कानपुर नगर। दूसरा अभियुक्त शमीम उर्फ सलीम पुत्र वसीम निवासी घाटमपुर थाना कानपुर नगर। वकील के विरुद्ध 9 मुकदमे हैं व शमीम के विरुद्ध 16 मुकदमे हैं। तीसरा अभियुक्त राकेश उर्फ मोहम्मद रफीक भाग रहा था, पुलिस टीम द्वारा उसे दौड़ाकर पकड़ा गया। इसके विरुद्ध 15 मुकदमे हैं। ये तीनों सातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया इन्होंने बकेवर थाना के ग्राम ककरैया व थाना बिंदकी के ग्राम चकमदा जैनपुर में चोरी घटनाएं की थी। उससे संबंधित सामान भी बरामद हुए हैं। घायल वकील व शमीम को नजदीक के सीएससी बिंदकी एडमिट कराया गया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 स्प्लेंडर बाइक, 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु, 2 अदद पायल, 2 अदद शोकबंद व चोरी करने के उपकरण इत्यादि सामान बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से अपराधियों पर अंकुश लगेगा। ग्राम अकराबाद के पास अकरस की ओर जाने वाली नहर से एक शव जिसके शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, गला रेत कर हत्या की गई थी, बरामद हुआ था, जिसकी पहचान ग्राम अकबराबाद के सोनू पुत्र धर्मपाल के रूप में हुई। मृतक के पिता धर्मपाल द्वारा थाना बहेड़ी जनपद बरेली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में मुकदमा संख्या 44/25 धारा 103(1) BNS व 3(2)V SC/ST एक्ट बनाम जिशान पुत्र छोटा खान नासिर पुत्र शफी रजा खान विशाल पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 14/1/2025 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम अकबराबाद में शमशान घाट के पास से अभियुक्त जिशान पुत्र छोटा खान निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली, नासिर पुत्र शफी रजा खान निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली, विशाल पुत्र राकेश पाल निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गणों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो अभियुक्त गणों द्वारा सोनू की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की घटना को स्वीकार किया। इसके उपरांत अभियुक्त गणों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 3 छुरियां बरामद की गई। अभियुक्त गण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। बहेड़ी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 8 जनवरी 2025 को ग्राम अकबराबाद से सकरस की ओर जाने वाली नहर में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके शरीर पर व गले पर कटे पिटे के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। काफी प्रयास के बाद शव की शिनाख्त सोनू पुत्र धर्मपाल उम्र 20 वर्ष निवासी अकबराबाद के रूप में हुई थी। मृतक के परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त की गई थी। मृतक के परिजनों ने ग्राम अकबराबाद के ही मृतक के साथी जीशान, नासिर तथा विशाल को नामजद करते हुए तहरीर दी थी, जिस तहरीर पर दिनांक 12 जनवरी 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS व 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी बहेड़ी ने विवेचना के उपरांत तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा उनसे गहराई से पूछताछ पर जानकारी में आया कि अभियुक्त नासिर की मां, पत्नी तथा बेटी को अपशब्द तथा बदतमीजी करने के कारण अभियुक्त नासिर
मृतक सोनू से क्षुब्ध था, जिसके कारण उसने षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र के तहत उसने अपने 2 साथी जीशान तथा विशाल को साथ लेकर दिनांक 4 जनवरी 2025 को मृतक को एकांत में ले जाकर अलग अलग छुरियां भोंककर उसकी हत्या कर दी। आज क्षेत्राधिकारी बहेड़ी द्वारा तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर छुरियां बरामद करने के बाद अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में प्रेषित किया जा रहा है। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचना समाप्त कर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक ईंट भट्टे के बगल में झोपड़ी में 65 वर्षीय रामवृक्ष यादव का शव मिला था, जिसकी हत्या की गई है और शव को शुक्रवार रात में ही फेंका गया था। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और जांच शुरू किया। आज इस घटना की उद्भेदन भी आज किया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसकी जानकारी गया के सिटी एसपी आनंद कुमार कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात जिस व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की गई थी, उसका पहचान 65 वर्षीय रामवृक्ष यादव के रूप में हुई थी, जो बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा गांव के निवासी थे। मृतक की हत्या के बाद गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और सिटी एसपी आनंद कुमार कौशल ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू की और एक टीम की गठन किया, जिसके मार्गदर्शन खुद सिटी एसपी आनंद कुमार कौशल कर रहे थे। सूचना संकलन के बाद पुलिस को एक सफलता हाथ लगी और इस हत्या में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनांक 4 तारीख को हम लोगों को सूचना मिली कि डोभी थाना क्षेत्र में किरासिन गांव में ईंटा भट्टे पर एक मुंशी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है और इस सूचना के आलोक में सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी और एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक तीव्र अनुसंधान टीम का गठन किया गया और उस दिन से हम लोग लगातार इसके अनुसंधान में प्रयासरत हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल जो है देर रात्रि और आज सुबह में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उसमें ओम शशिरंजन कुमार, राम कुमार, राकेश कुमार और सोनू कुमार 4 व्यक्ति हैं जो कि छकरबंधा और बांके बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार एक स्थानीय व्यक्ति है राकेश रविश, जिसने इन लोगों को वहां से बुलाया और रंगदारी मांगने के लिए और उसी में उस मुंशी से विवाद हुआ और उसमें उसकी गला रेत करके हत्या कर दी गई। और घटना के सभी पहलुओं को हम लोग बारीकी से खंगाल रहे हैं कि ये रंगदारी का मामला है कि कोई नक्सल से इसके तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल कांड अनुसंधान अंतर्गत है और अग्रिम कोई कार्रवाई होने पर आप लोग को सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल जब हत्या के बाद इन लोगों ने एक सिम से इसके रंगदारी भी मांगनी शुरू कर दी और उसके आलोक में हम लोगों ने सेपरेट एक FIR भी दर्ज किया था और अनुसंधान के क्रम में वह मोबाइल और वह सिम जिससे रंगदारी मांगी गई थी बरामद कर ली गई है। और हत्या में प्रयुक्त जो गड़ासी है उसको भी हम लोगों ने नदी के किनारे से बरामद किया है। हम लोगों ने उसको FSL से हम लोग जांच करवाएंगे और शीघ्र ही आरोप पत्र समर्पित करेंगे और इस कांड को हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत चयनित करके शीघ्र दोषियों को सजा दिलवाएंगे। ये सब भाड़े के लोग हैं सर, ये 4 लोग? ये यहाँ के एक स्थानीय 1-2 आदमी हैं जिसकी संलिप्तता सामने आई है उनको, और वहाँ से उन लोगों ने, क्योंकि ये लोग एक ही आपराधिक बैकग्राउंड के हैं और शेरघाटी जेल में ये लोग सभी मित्र हुए थे जी। और जेल में इन लोग की दोस्ती हुई और उसी संपर्क सूत्र का लाभ उठा करके इन्होंने वहाँ से बुलाया कि दूर से व्यक्ति आएंगे तो किसी स्थानीय पर संदेह नहीं जाएगा, इसलिए उन लोगों को वहाँ से बुलाया गया। जी धन्यवाद। और आज कुछ और था सर, वहाँ पर रेड वगैरह हुई और थी यहाँ शेरघाटी अनुमंडल के ASP सर के नेतृत्व में और यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है हमारा भलुआ चट्टी, वहाँ पर रेड किया गया जिसमें कि एक लाइन होटल है, वहाँ पर कुछ गांजा और अवैध कोयला, अवैध डीजल आदि की बरामदगी हुई है और इस सिलसिले में हमारी थाना की टीम वहाँ पर अग्नितर कार्रवाई में जुटी हुई है। और मेरा कहना है कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और जो भी इस तरह से तस्करी में अवैध व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गया के डोभी के पास टूरिस्ट बस मेरठ से आ रही थी और बाराचट्टी के चेक पोस्ट सूर्यमंडल के पास हादसे का शिकार हो गई। दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हुए। बिहार के गया जिले में एक सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। दरअसल बाराचट्टी में 2 बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं।
बस यात्रियों का आरोप है कि चेक पोस्ट पर बैरियर गिराने से दोनों बसों की टक्कर हुई है। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद टूरिस्ट बस के लोग आक्रोशित नजर आए। आक्रोशित लोगों ने चेक पोस्ट के गार्ड की पिटाई कर दी। पिटाई में घायल गार्ड और हादसे में घायल यात्रियों के इलाज के लिए बाराचट्टी अस्पताल लाया गया है। बाद में गार्ड को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार बाराचट्टी अस्पताल में चल रहा है। यात्री बस पर सवार लोगों का कहना था कि चौकी कर्मी नजराने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस मेरठ से आ रही थी और बाराचट्टी के चेक पोस्ट सूर्य मंडल के पास हादसे का शिकार हो गई। भैया मीडिया वालों का भी नंबर हमने किसी कार वाले ने हमने कहीं मीडिया बुला दो, नुकारे यहाँ कोई मीडिया नहीं है, बोलते यहाँ कोई मीडिया नहीं है। घंटे लेट आए हैं, देखो जरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आजादी के रखवाले हैं हम, यहाँ मेरठ की जमीन से आए हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। पुलिस अपने आदमी हो ले क्या कहने लगा, आपको भी ले चलते हैं हम, क्या न्याय देंगे? सारे थाने चलो, हम ले चलेंगे तुम्हें। कोई नहीं आया, मैं उम्मीद नहीं है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? नाम आपका क्या हुआ जी? आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। और पुलिस वाले इनको पकड़ ले रहे हैं। हमारी गाड़ी में सबके मेरी मिसिज पुलिस वाले हमारे भी डंडे चलाने के लिए बोल रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। हमें धमका रहे हैं, तुम जेल जाओगे। हम जो उल्टा हमें धमका रहे हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? 80 आदमी है हम, और हमसे कह रहे पैसे दो और 3 दिन का भूखे आगे हम अपनी गाड़ी रोक के खाना बनाते हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ, मेरठ की सरजमीन से, मेरठ की क्रांतिकारी भूमि से मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ, राजीव कुमार गर्ग, और मैं पूरे देश में इधर फैलाऊंगा अगर हमारा न्याय नहीं मिला यहाँ पे। और भैया हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बस हम न्याय चाहिए, न्याय। और सारे एक पक्ष में, और मेरे भाई से भगा रहे हैं, क्या है ड्यूटी दी उसकी, पुलिस वाले को भगा रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं हमसे। क्या लोगों ने डंडा लगा दिया है गाड़ी में जो है, इतना जोर से डंडा मारा। कितना बजे की घटना है ये? 9:15 बजे। समस्या ये है, जब हमारी गाड़ी पीछे चेक होगी थी, हमारी गाड़ी आगे चेक वाली टूरिस्ट की बस होगी, चेक की जरूरत नहीं है। हम पूरी नेपाल घूम के आगे हमारी कहीं चेक गाड़ी, जो तुमने चेक पीछे कर दिया, आगे बैनर लगाने का चलती गाड़ी का क्या जरूरत थी? हमारा आदमी हॉस्पिटल पहुंचे, हम 18 दिन से अपने बच्चों छोड़ के बाहर है, इसके जिम्मेदार कौन है? सब सवारी है हम, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि तुम पुलिस वाले सपोर्ट दे रहे हैं। घायल भी हुए लोग। गया जिले के मोहड़ा प्रखंड में 14 जनवरी को तपोवन महोत्सव का आयोजन हुआ। तपोवन महोत्सव 2025 के अवसर पर माननीय मंत्री लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, सह सांसद गया जिला जितन राम मांझी, माननीय अध्यक्षा जिला परिषद, माननीय विधायक शेर घाटी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। महोत्सव में सुविख्यात कलाकार भव्य पंडित और अन्य राज्य स्तरीय कलाकारों की प्रस्तुति पर लोग झूमने पर मजबूर हुए। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि तपोवन महोत्सव पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भारत सरकार जीतन राम मांझी ने कर कमलों द्वारा किया गया। वहीं उद्योग और पर्यटन विभाग व गया जिले के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। इस मौके पर कई मंत्री और गणमान्य लोग उपस्थित हुए। दरअसल ये गया जिला के पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष आयोजन किया जाता है। श्री श्याम सुंदर सरन जी, मृत्युंजय कुमार जी, मंटू कुमार यादव जी, अन्य सम्मानित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, आम जनताओं, पत्रकार मित्रों, एडीएम साहब, एसडीओ, डीएसपी, समस्त स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण और जेएलबी, कस्तूरबा बालिका विद्यालय और अन्य स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, पर्यटकों, सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई देता हूं। तपोवन गया जिला के मोहरा प्रखंड के मनोरम पहाड़ियों से आच्छादित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल तपोवन का अत्यंत ही गरिमामय व गौरवशाली इतिहास है। धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस स्थल पर ब्रह्मा जी द्वारा 4 पुत्र सनक, संदन, सनातन एवं सनत कुमार ने कठोर तपस्या की थी और इन्हीं ऋषि पुत्रों के नाम पर यहाँ के चारों गर्म जल कुंड
यह स्थल महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध तपोवन के रास्ते से ही 69वें जन्मदिन पर बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की प्रेस वार्ता। मायावती का बयान, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। मेरे जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ता ये नारे लगा रहे हैं। हमारा मिशन पूंजीपतियों से नहीं, गरीब जरूरतमंद के खून पसीने के अंशदान से पूरा होगा। अपने जन्मदिन पर सभी महापुरुषों को भी नमन करती हूं। पार्टी लोगों को आगाह करती हूं। बीजेपी, कांग्रेस, सपा हमें तोड़ने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। जातिवादी पार्टियां हमें सत्ता में नहीं आने देना चाहती। वर्तमान सरकारों ने आरक्षण को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। वर्तमान पार्टियां आरक्षण को खत्म करने में लगी। कांग्रेस का नीले कपड़े पहनकर ड्रामेबाजी करना छलावा है। दिल्ली चुनाव पर बोली मायावती, भड़काऊ पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में दिल्ली चुनाव लड़ा जा रहा है। अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तय दिल से नमन एवं आदर सत्कार करती हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिनके अधूरे रहे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरी भी पूरी जिंदगी लगी हुई है। जिससे प्रभावित होकर ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी से ही पूरे देश में पार्टी के लोग आज के दिन अर्थात हर वर्ष 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन काफी उत्साह के साथ वैसे प्रेरणा एवं जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही गर्व व हर्ष के साथ मनाते हैं। और इस बार भी ये लोग मेरे 69वें जन्मदिन को हमेशा की तरह इसे मिशनरी भावना से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे, जिनकी मैं पूरे तहे दिल से आभारी भी हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपनी जिम्मेवारी एवं दायित्व को समझते हुए व निभाते हुए अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बात की सावधानी के तौर पर उन्हें ये आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिससे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफी सचेत करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियां इन्हें कभी भी सत्ता में आसीन नहीं होने देंगी और इसके बिना इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर सरकारी नौकरियों में तो इनके आरक्षण को इन्होंने कोर्ट कचहरी की आड़ में काफी हद तक प्रभावी भी इतना ही नहीं बल्कि एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों के लोगों को भी आरक्षण एवं अन्य कानूनी अधिकारों का अभी भी पूरा लाभ नहीं दिया जाता है। और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो क्या है, इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना है। जबकि देश में बीएसपी मूवमेंट के
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति व सत्ता संग्राम। सिवनी जिले के अंतर्गत लखनादौन थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार की घटना मृत आउटसोर्स कर्मचारी भुवन भलावी जोगीबाड़ा का निवासी बताया जा रहा है। विद्युत विभाग में कार्यरत था भुवन भलावी। 11 केवी लाइन में कार्य करने के दौरान हुई घटना का कर्मचारी के एक हाथ कटकर 11 केवी लाइन में कार्य के दौरान हुई घटना में कर्मचारी का एक हाथ कटकर घटनास्थल पर ही नीचे गिर गया। स्थिति में भी घंटों तक खंभे के ऊपर चिपका रहा कर्मचारी। स्थानीय पत्रकारों को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया गया। समय से नहीं पहुंची एम्बुलेंस, जिसके बाद नगर पंचायत सीएमओ को फोन लगाकर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। नगर पंचायत सीएमओ द्वारा तत्काल स्काई लिफ्ट सहित नगर पंचायत के कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजा गया। तब जाकर कर्मचारियों ने स्काई लिफ्ट की मदद से उक्त व्यक्ति को नीचे उतारकर विद्युत विभाग की गाड़ी से शासकीय सिविल हॉस्पिटल लखनादौन पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आप अपना नाम बताओ पहले। विनोद पटेल। विनोद पटेल कहाँ क्या हो, कौन से पद में यहाँ पर? सब स्टेशन ऑपरेटर। सब स्टेशन ऑपरेटर शासकीय हो क्या फिर आउटसोर्स कर्मचारी? आउटसोर्स हो। किस कंपनी से हो? ये गार्ड डिजिटल वेब। अच्छा, ये बताइए कि आज टी&M सर, सॉरी टी&M से। टी&M से, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आज एक कोई घटना घटी क्या? जी जी। तो उस टाइम पे ऑपरेटर कौन था? मैं ही था ड्यूटी में। तुम ही थे? अच्छा, मेरे को ये बताइए कि सिट डाउन किसने लिया था आपसे? किसी ने लिया है। सिट डाउन किसी ने लिया है? आपकी फ़ोन की डिटेल है मेरे पास? है। एक्सीडेंट होने के बाद आया है फ़ोन बंद कराने के लिए। अच्छा, यहाँ पर से आपको इतनी जानकारी है कि यहाँ पर से किसने ले गया था? क्या? ये ऑपरेटर जो जिसके साथ ये घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ है? राकेश गया था, हनुमंत जी गए थे, भुवन, तीनों लोग गए थे कैंपर से। इसमें जवाबदार कौन था तीनों में से? सुपरवाइजर सीनियर कौन था उसमें? हनुमंत जी थे। हनुमंत जी क्या है वो पोस्ट में? अभी क्लीनर है। क्लीनर है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो ड्राइवर है ना? ऐसा बोलो साहब, ड्राइवर हैं क्या? नहीं, ड्राइवर हैं। उनके माध्यम से गए, ये आप भी बोल रहे हैं? हाँ तो हाँ या ना बोलो। जी जी गए हैं ना? और अधिकारियों के किसी के फ़ोन आया आपके इस विषय में पूछने के लिए? साहब भी थे साथ में, पर साहब आ गए थे दिन सुबह से। आज लाइन फॉल्ट थी 9 बजे से। हाँ। बाकी लाइन क्लियर हो गई। वहाँ की लाइन की आपके पास में जब लाइन फॉल्ट होती है या कोई भी शिकायत रहती है तो जब फ़ोन आते हैं पब्लिक के, तो उसके बाद में शिकायत का यहीं पर से होती है, शिकायत आती है, तो इसमें इस प्रकार के फ़ोन आए थे आपके पास में? शिकायत चालू बंद के लिए आए थे कि लाइन बंद है करके। लाइन बंद है करके? हाँ। मगर ये खराब है करके ये नहीं बताया? नहीं, ऐसा नहीं आए थे। मतलब पूरा गाँव के गाँव बंद ये नहीं आए थे? किस गाँव से आए थे, कुछ जानकारी है? गांव से फ़ोन, सभी गांव से फ़ोन आया था। फीडर यहीं से बंद था, पर लगभग 3 बजे पूरी लाइन। नहीं, आप बोल रहे हैं फीडर बंद था? नहीं, इसके पहले फिर चालू हो चुका था? लाइन फीडर पूरी चालू, एक टेपिंग बची थी जोड़ने के लिए। बाकी लाइन चालू हो गई थी क्लियर। तो उसी टेपिंग को जोड़ने के लिए गए थे वो। जोड़ने के लिए गए थे, परमिट नहीं लिए, सीधे जाके लाइन में चढ़ गए तो ये एक्सीडेंट। लाइन चालू थी। आपके द्वारा मगर परमिट नहीं हुआ? ये नहीं, मेरे द्वारा कोई लिखित परमिट नहीं, कोई फोन से परमिट नहीं, जो कुछ नहीं हुआ है। चलिए, एक्सीडेंट होने के बाद फोन आया। चलिए। एक्सीडेंट होने के बाद किसका फोन आया था आपके पास? हनुमंत जी के मोबाइल से आया था। राकेश हनुमंत जी ड्राइवर क्लीनर जो है, उनका फोन आया था। उनके नंबर से फोन आया था। किसका फोन आया था? राकेश ने बात किया था। राकेश कौन? पूरा नाम बताइए उसका। राकेश कतिया। अच्छा, ये बताइए कि उस फीडर में सेक्शन बाई सेक्शन लाइनमैन जो स्टाफ रेगुलर बटे हुए हैं, उसमें कौन है रेगुलर? बबीता दुबे जी। अच्छा, कहाँ है वो अभी? आज नहीं आई है वो, जानकारी नहीं, मेरे से बात भी नहीं हुई है ना। आज सुबह देखी है क्या? नहीं देखी है। बबीता दुबे जी। मकर संक्रांति के अवसर पर साहिबगंज और राजमहल गंगा घाट में गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। वहीं साहिबगंज के मुक्तेश्वर धाम घाट, ओझा टोली घाट और राजमहल के सिंधी दालान घाट पर लोग गंगा स्नान किए। वहीं मंदिरों में पूजन अर्चन किया। इसके साथ साथ गरीबों के बीच दान पुण्य का पुण्य भागीदारी बने। वहीं पंडित बताते हैं कि मकर संक्रांति का गंगा स्नान करने से एक दान पुण्य करने के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। आज नहाने से क्या क्या होते हैं? आज मकर संक्रांति है, बहुत हर्ष की बात है कि 14 मंगलवार आज गंगा स्नान करने से श्री माता बहन तथा सभी सारे धर्म का पाप नाश होते हैं, धर्म का विजय होते हैं। और नहाकर अन्नदान वस्त्रदान करना चाहिए।
करने से पाप नाश होती है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर साहिबगंज अयोध्या धाम में आज से 22 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर शहर के भारतीय कॉलोनी अयोध्या धाम से समाज सेवी बजरंगी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 1151 भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा साहिबगंज अयोध्या धाम से चौक बाजार गांधी चौक होते हुए मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करके जल भर के साहिबगंज स्टेशन होते हुए अयोध्या धाम पुनः वापस आई। वहीं कलश यात्रा में जय श्री राम की जयकारा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। वहीं समाज सेवी बजरंग प्रसाद यादव ने बताया, उत्तर प्रदेश अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर साहिबगंज अयोध्या धाम में आज से 22 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक पंडित श्री संजय कृष्ण महाराज जी के द्वारा प्रतिदिन 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक भागवत कथा किया जाएगा। शाम में महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। आगे का क्या कार्यक्रम है? आप सभी भक्तों को राधे राधे। अभी बहुत ही सुंदर हमारे माननीय बजरंगी यादव जी के द्वारा जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, भव्य 1100 कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और साहिबगंज की भूमि धन्य धन्य हो गई। माताओं बहनों ने बहुत ही भारी संख्या में और बहुत ही अधिक प्रयास से ऐसी कड़ाके की ठंडी में और सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए पद यात्रा को बहुत संपन्न किया। माँ गंगा मुक्तेश्वर धाम से सभी माताओं बहनों ने कलश में जल लेकर यहाँ से प्रारंभ किया और अभी 1:30 से सायंकालीन 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक कथा वाचन किया जाएगा, जो धर्म भक्ति ज्ञान और वैराग्य की सुंदर अविरल धारा यहाँ पर बहाई जाएगी। युवाओं को धर्म से जोड़ा जाएगा, अधर्म के राह से हटा के नशा मुक्ति को लेकर इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर विषय रखे जाएंगे और श्रीधाम वृंदावन की ब्रज की भी चर्चा करेंगे और बाल कृष्ण भगवान के सुंदर पावन प्रसंगों को आप सभी को श्रवण कराएंगे। संदेश का क्या देना चाहेंगे लोगों को? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी माताओं पिताओं को लगता है कि बुढ़ापे की रोटी हमें हमारी संतान देती है। बुढ़ापे की रोटी संतान नहीं बल्कि माँ बाप के दिए गए संस्कार देते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है संस्कार देती है, क्योंकि शिक्षा तो हमें स्कूलों में भी मिलती है लेकिन आज बच्चों में संस्कार का अभाव है जो धर्म से मिलता है। निकाली गई है इसके बारे में? ऐसा है कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष हुआ था और अगले वर्ष 15 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक पूरा पूजा पाठ हुआ था, श्री राम कथा हुआ था। इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। आज 15 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को हवन पूजन संपन्न होगा और इस बीच आज प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा निकला। इस कलश शोभा यात्रा में शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में हमारी माँ बहन श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक विद्वान पंडित संजय कृष्णन शास्त्री जी महाराज हमारे बीच हैं। वो प्रतिदिन 1:30 बजे से कथा का शुरुआत करेंगे, शुभारंभ होगा आज और आज के शुभारंभ में मालदा डिवीजन के DRM साहब उसका मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे और ये 6 बजे तक कथा चलेगा। 6 बजे से 7 बजे तक महागंगा आरती का आयोजन किया गया है, प्रतिदिन होगा। ये कथा आज से शुभारंभ हो रहा है और इसके विषय में विशेष करके आदरणीय पूजनीय पंडित संजय कृष्णन जी बताएंगे। आप उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर अलीपुर उपेड़ा रोड पर एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक के सिर में चोट के निशान मिले हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह ही अलीपुर उपेड़ा रोड पर कुछ लोगों ने एक शव पड़ा देखा। शव की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई और काफी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने शव मिलने की सूचना बाबूगढ़ पुलिस को दी। मृतक के सिर और बनियान पहनना हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। मौके पर पहुंची पुलिस शव मिलने की सूचना मिलने पर बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उधर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
मृतक के सिर से चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मृत्यु का कारण पता चल सकेगा। प्रारंभिक जांच में ये लग रहा है कि हत्या कर शव को यहाँ लाकर फेंका गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द से जल्द मृतक की शिनाख्त कराकर वारदात का पर्दाफाश किया जा सकेगा। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में अलीपुर गांव में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर जाके देखा गया तो जो शव था उसके सिर में चोट के निशान है। आवश्यक कार्रवाई हेतु एफएसएल टीम को बुलाया गया और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस ने धोखाधड़ी, टप्पेबाजी कर भोले भाले लोगों से रुपए व कीमती आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 6,500 रुपए नकदी व पीली धातु के आभूषण, 3 जोड़ी कुंडल, 2 जोड़ी बाली व 1 गले का ओम लॉकेट बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा रास्ते में घूम फिरकर भोले भाले लोगों व महिलाओं को चिन्हित कर चालाकी से उन्हें बातों में उलझाकर उनके रुपए व कीमती आभूषण आदि की ठगी कर टप्पेबाजी जैसी घटनाएं कारित कर। नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की, क्या क्या बरामद की, कौन अपराधी? हापुड़ नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लालच देकर उनके आभूषण जो है ठग लेता था। तो ये 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है हिमांशु पुत्र सुनील और सूरज पुत्र पूरन। ये दोनों सुल्तानपुरी दिल्ली के निवासी हैं और ये लोगों को एक फर्जी जो पैसे की गड्डी होती है उसको दिखाकर लालच देते थे कि हम इसमें तुम्हारा हिस्सा कर लेंगे और उनके आभूषण जो है उनसे ले लेते थे। तो इनसे 3 जोड़ी बड़े कुंडल और 2 जोड़ी छोटे कुंडल, 1 ओम और 6500 रुपये की बरामदगी हुई है और इनके पास 2 मुकदमे इनके ऊपर लिखे हुए हैं, 886/24 और 718/24। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। अगर मामले सामने आए, महिलाओं के साथ जो टप्पेबाजी होती थी कि कुंडल उतरवा लेते थे, तो किस तरीके से करते थे और महिलाओं को कितना निशाना बनाते थे? ये लोग ज़्यादातर सीधे से साधे लोग और महिलाओं को ही निशाना बनाते थे। तो ये लोग पहले महिलाओं को एक छोटी सी गड्डी पैसों की दिखाते थे कि हम इसमें तुम्हारा शेयर कर देंगे। उसके बाद में फिर उनसे उसी बहाने से उनके आभूषण जो है वो ले लेते थे। उसके बाद में फिर उनको एक कपड़े में छोटा सा भाग के कोई जितना बड़ा सिक्का है, सिक्का रखते थे अपने पास डिफरेंट साइज का। तो अगर छोटे कुंडल तो छोटा सिक्का दे दिया, बड़े कुंडल तो बड़ा सिक्का दे दिया बांध कर, तो उनको भी भरोसा होता था कि हमारे वापस आ गए। लेकिन बाद में लगता था कि उनके साथ ठगी हो गई। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद सर कितनी घटनाओं का अनावरण किया गया? इनको गिरफ्तार करके 2 घटनाओं का अनावरण किया गया है। एक घटना पक्का बाग पर हुई थी और एक घटना जो है पेट्रोल पंप के पास हुई थी। दोनों घटनाओं में इन्हीं का रोल है, इनसे बरामदगी हुई है। कितने समय से ये लोग ठगी कर रहे थे? ये काफ़ी टाइम से ठगी कर रहे थे, लेकिन लोगों की नज़रों से बाहर थे। इसको काफ़ी सीसीटीवी के माध्यम से देखकर काफ़ी अच्छी तरीके से इनको पकड़ा गया है। आनंदा डेयरी लिमिटेड ने अपने पिलखुआ स्थित मुख्य परिसर में आनंदा उत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों पशुपालक, किसान, डिस्ट्रीब्यूटर और आनंदा टीम के कर्मचारी व अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलाना विधायक श्री धर्मेश तोमर ने किसानों, डिस्ट्रीब्यूटरों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज प्रशस्ति पत्रों के साथ पुरस्कार प्रदान किए। विशेष आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंदा डेयरी के चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने कार्यक्रम में आए सभी परिवारों को संबोधित करते हुए सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ से वातावरण का शुद्धिकरण होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें फोक डांस, जादूगर शो, राम कीर्तन और झांकियां मुख्य आकर्षण रही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। ये आज आपने मनाया है, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आज आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जब सूर्य देवता उत्तरायण आते हैं तो ये मकर संक्रांति एक अच्छा शुभ पर्व माना जाता है हमारे पूरे देश में, और आनंदा ने इस दिन को चुना है। पूरे गांव में किसान से लेकर के और कंज्यूमर तक पूरी जो चेन है, इस चेन में जो जो लोग काम करते हैं आनंदा के साथ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लोग जुड़े हुए हैं, वो पूरी साल जब काम करते हैं तो उनका पूरा एक डेटाबेस बनता है कि उसने क्या काम का कमिटमेंट किया, क्या उसने डिलीवर किया, क्या उसने रेवोल्यूशनरी काम किया, कितने उसने अच्छे काम किए। यहाँ पूरे सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, SAP लगा हुआ है, बहुत सारी एप्स लगे हैं, 100% डिजिटल सिस्टम है। तो डिजिटली उसका पूरा डेटाबेस आता है, उसमें से निकल के आता है किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसपोर्टर और बिजनेस एसोसिएट,
उस तरीके के जितने लोग हैं कंपनी के साथ जुड़े हुए, उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अवार्ड मिलता है सिस्टमेटिक तरीके से डेटाबेस से, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेयरमैन अवार्ड मिलता है। तो हर 14 तारीख को ये पूरा एक प्रोटोकॉल सिस्टम डिजाइन कर दिया है और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। अच्छा सर, ये आनंदा उत्सव खास मकर संक्रांति के दिन ही क्यों चुना? देखिए, हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में इस मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा अभी महाकुंभ भी चल रहा है और सरकार ने इतनी भव्य व्यवस्था की है, और मेरे को लगता है इससे सुंदर दिन कुछ नहीं हो सकता है। बाकी हमने और किसी वजह से दिन नहीं चुना है, सिर्फ शुभ की वजह से इस दिन को चुना है, और मौसम अच्छा होता है। आप देखते हैं कि हम लोग यहाँ अपनी ही धरती पर फैक्ट्री में इस प्रोग्राम को करते हैं, और इसमें कोई भी पैसा दिखावे में खर्च नहीं होता। खाना वर्ल्ड क्लास बेस्ट क्वालिटी का यहाँ भोजन बनता है, और अपने ही प्रोडक्टों से ज़्यादातर उसमें प्रोडक्ट यूज होते हैं। किसानों से फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट सारे अपने यूज होते हैं, और ओपन पूरी ये यहाँ पर जो बनाया हुआ लैंड, इसी में रिजॉर्ट में उसको प्रोग्राम को करते हैं, और सारा जो जिसको बोलते हैं जो दारोमदार रहता है वो कंपनी के परिवार के लोगों के साथ ही रहता है, विद फैमिली लोग हैं। आनंदा जो पहले से ग्रामीणों के लिए रोजगार लेके आई है, तो रोजगार के क्या और अवसर आनंदा दे देगी? देखिए, हमारा खुद से कमिटमेंट है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर साल 1500 रोजगार मिनिमम जनरेट करेंगे। तो 1500 रोजगार किसान से लेके कंज्यूमर तक करना, आपको लगता है कि नंबर छोटे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1500 की जब हम कमिटमेंट करते हैं तो ये कमिटमेंट जाके 3000 और 4000 के बीच में पहुंचती है, क्योंकि इनडायरेक्ट भी बहुत सारे लोगों को रोजगार इससे मिलता है। अच्छा, आनंदा का घी जैसे फेमस है, तो उसके साथ कितने प्रोडक्ट आनंदा के भी आप बना रहे हैं? लगभग हमारे प्रोडक्ट अभी 100 पहुंच चुके हैं। अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में उसको रिकॉग्निशन मिली है। वो पहली बार प्रोडक्ट बना है, वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, वो है पनीर स्प्रेड। तो पनीर को पका करके उसमें हर्ब्स डाल करके उसको स्प्रेड बनाया है। 3 महीने की सेल्फ लाइफ है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। 100% प्रोटीन बेस्ड ये प्रोडक्ट है। मार्केट में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आज कंज्यूमर उनको इस्तेमाल कर रहा है, वो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके बनते हैं, जिनको आप मेयोनी बोलते हैं, और मेयोनी हर प्रोडक्ट पर लगाते हैं। तो मेयोनी को अगर देखा जाए तो उसके हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं है, बंदा टेस्ट के लिए खा रहा है, लेकिन जैसे ही पनीर स्प्रेड खाएगा तो टेस्ट तो मिलेगा ही, साथ में उसको हेल्थ भी मिलेगा। आनंदा अब तक कितनी कंट्री में उपलब्ध है? आनंदा अब तक 25 कंट्रियों में उपलब्ध है, और परमात्मा ने चाहा तो ये 2025-26 की फाइनेंशियल ईयर में हम ये जो कंट्री हैं ये डबल कर देंगे, और हमारा इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट टीम इसमें काम कर रही है। आप अगर देखें तो यूएस में अगर छोटे छोटे स्टोर पे देखेंगे, आप सिंगापुर में देखें तो छोटे छोटे स्टोर पे आपको मिलेगा, कतर में देखेंगे, बहरीन में देखें, दोहा में जाएं, आपको प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल मिलेगा। क्या इस साल आनंदा में कोई नया प्रोडक्ट उपलब्ध करा आपने? अभी हमने पिछले महीने पनीर स्प्रेड लॉन्च किया है, और मैं आज ये छोटा सा हिंट आपको दे सकता हूँ, फरवरी महीने में हम आपको दोबारा बुलाएंगे सभी अपने मीडिया बंधुओं को, और हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। करने तो हम आज वाले थे, लेकिन आज कुछ समय की सीमा होने की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन फरवरी में एक डेट निश्चित करके इस जबरदस्त को सेलिब्रेशन करेंगे और रिकॉर्ड कायम करेंगे। धन्यवाद।